इस समय पे हार्पिक और अमित शाह में स्ट्रगल चल रही है कि छुपे हुए कीड़े मकोड़ों को ज्यादा तेजी से कौन साफ कर सकता है। In one of the most successful security operation in decades against the Naxals, security forces killed leader Nambala Keshav Rao, alias Basavaraju, along with 27 other Naxal cadres in an encounter in Chhattisgarh. There has been yet another encounter that has killed 16 Naxals in Chhattisgarh. About 22 Maoist insurgents reportedly being gunned down with the security forces in 2 encounters in India's Chhattisgarh state. अमित शाह ने नक्सलियों की आर्म्ड स्ट्रगल को आर्म्ड स्ट्रगल में कन्वर्ट कर दिया है। आज हम बात करने वाले हैं एक अमेजिंग सक्सेस स्टोरी की, जिसके बारे में हर एक इंडियन को पता होना चाहिए और हर एक इंडियन को सेलिब्रेट करना चाहिए। वो है इंडिया की नक्सल इंसर्जेंसी के खिलाफ जंग में हो रही जीत की। एक समय था जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने खुद कहा था कि नक्सल इंसर्जेंसी कश्मीर में पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड आतंक और नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी से भी बड़ा थ्रेट है भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए। और आज अमित शाह क्या कह रहे हैं खुद ही सुन लीजिए। और मैं आज आपको कहकर जाता हूं कि 31 मार्च 2026 इस देश में नक्सलवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे भारत की नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में हो रही सक्सेस की और कैसे भारत एक्चुअली 2026 तक इंडिया को नक्सल मुक्त भारत बना सकता है। हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। तो 2019 से इंडिया को बहुत अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस मिल रहा है नक्सल मिलिटेंसी के खिलाफ, खासकर जब से अमित शाह होम मिनिस्टर बने हैं तब से। तो शुरुआत करते हैं रीसेंट इवेंट से। पिछले कुछ हफ्तों में 2 बड़े ऑपरेशंस हुए हैं नक्सलियों के खिलाफ, जिन्होंने नक्सल मूवमेंट की बेसिकली कमर तोड़ दी है, जिसका नाम है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट और ऑपरेशन कगार। अप्रैल 21 से लेके मई 11, 2025 तक तेलंगाना छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे करेगट्टलू हिल्स में सीआरपीएफ, डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स ने मिलकर 21 दिन का एक सर्जिकल ऑपरेशन चलाया है, जिसके रिजल्ट में 31 नक्सलाइट्स को साफ किया गया है। सीआरपीएफ ने क्लेम किया है कि नक्सलियों के 214 बंकर्स और हाइडआउट्स को डिस्ट्रॉय किया गया है, जिनमें से आईईडीज, वेपन्स, डेटोनेटर्स और बहुत सारा राशन भी उन्होंने बरामद किया है। What you see is one of the many caves that were used by the Maoists. 21 fierce that took place between security forces and the Maoists, resulting in at least 31 of them. What you see right now, these are one of the many such caves that were essentially used by the Maoists. These were hideouts that were being used by them to carry out multiple attacks, and this is exactly what we witnessed. अमित शाह ने इसे एक हिस्टोरिक ब्रेक थ्रू बोला है और बताया है कि करेगुटलू हिल्स के पहाड़ पहले मेजर नक्सल ग्रुप्स के एक यूनाइटेड हेडक्वार्टर्स हुआ करते थे, जैसे पीएलजीए का बटालियन नंबर 1, दंडकारण्यक स्पेशल जोनल कमेटी, तेलंगाना स्टेट कमेटी और सेंट्रल रीजनल कमेटी। और अब एक ऐसे एरिया में जहां पर लाल आतंक का राज हुआ करता था, वहां पर आज तिरंगा लहरा रहा है। इसका क्या सिंबॉलिक वैल्यू है इन द फाइट अगेंस्ट नक्सल आतंकवाद कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड। और इसके तुरंत बाद ऑपरेशन कगार शुरू किया गया, जो 21 मई में नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में किया गया, जो 50 घंटे का एक कंटिन्यूअस ऑपरेशन था। और यहाँ सीआरपीएफ को मिली एक ट्रॉफी जो पिछले 15 साल से वांटेड लिस्ट में नंबर 1 पे था, यानी नंबला केशव राव एलियस बसावराजू, जो सीपीआई माओइस्ट का जनरल सेक्रेटरी था और उनके मिलिट्री कमीशन का चीफ था। इस आदमी के ऊपर 1 करोड़ का रिवॉर्ड लगा हुआ था और माना जाता था कि इस आदमी का सिग्नेचर 210 में दांतेवाड़ा में जो सीआरपीएफ का मैसेकर हुआ था उस पे, और 2013 के झीरम घाटी जैसे अटैक्स में उनमें भी था। याद रखिए दांतेवाड़ा में क्या हुआ था, जब सीआरपीएफ की एक टीम जंगल पेट्रोल पर निकली थी और इसी पेट्रोल के दौरान उन पर एम्बुश किया गया था और जिसमें 76 सीआरपीएफ के जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। ये देश के इतिहास का सबसे खूनी नक्सल अटैक था। माना जाता है कि 2018 में सुकमा के आईईडी ब्लास्ट में भी बसवराजू का हाथ था। तो जब ये एनकाउंटर सीआरपीएफ ने किया, बसवराजू छुप के बैठा हुआ था अपने जंगल हाइडआउट में और उसकी Z+ जंगल सिक्योरिटी फोर्स उसको गार्ड कर रही थी। तो इस ऑपरेशन में 27 नक्सल मारे गए, जिसमें 25 सिर्फ उसकी पर्सनल प्रोटेक्शन टीम के थे। पोस्ट एनकाउंटर जब बसवराज की बॉडी आइडेंटिफाई की गई तो उसके पास से एक AK-47 मिला, जो 2010 के मेटला एम्बुश में सीआरपीएफ से लूटा गया था। खबर यह भी आ रही है कि इंडिया ने बहुत कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है इन दोनों ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए, जिसकी वजह से उनको इतनी सक्सेस मिली है। और देखिए, टेक्नोलॉजी और एआई सिर्फ नक्सल्स के खिलाफ ही काम करने में कारगर साबित नहीं होते, आपकी खुद की करियर ग्रोथ में भी बहुत काम आ सकते हैं। कैसा लगा सेगवे मेरा? सोच के देखिए, एक 38 साल का बंदा जिसके पास कोई टेक डिग्री नहीं है, आज एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन चुका है और सिर्फ बन ही नहीं चुका, बल्कि $1 मिलियन यानी 83 लाख सालाना कमा रहा है। तो सवाल यह है कि क्या आप और हम ये नहीं कर सकते, या इसके लिए एक आईटी बैकग्राउंड होना जरूरी है? द आंसर इज
नो, मैं तो कब से कह रहा हूं कि एआई लोगों की जिंदगी बदल देगा, बस समझने और सीखने की देर है। जैसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने दुनिया को हिला दिया था, एआई रेवोल्यूशन भी वैसे ही दुनिया को रीडिफाइन करने वाला है। आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर उसमें एआई का टच लगा दिया तो आप लिटरली अपने फील्ड में नेक्स्ट लेवल पर पहुंच सकते हैं। और अब सवाल आता है कि भाई ये सीखे कहां से फिर एआई? यहीं पे आते हैं आज के हमारे पार्टनर्स यानी ग्रोथ स्कूल। इनका 180 मिनट का एक एआई का कोर्स है जिसका एक्चुअल कॉस्ट होता है अराउंड 15,000 रुपए, लेकिन स्पेसिफिकली हमारे शो के पहले 1000 ऑडियंस मेंबर्स के लिए ये कोर्स है बिल्कुल फ्री। अगर आप सीखना चाहते हैं डेटा एनालिसिस, पर्सनल ब्रांड कैसे बनाया जाए, कंटेंट क्रिएशन, बिजनेस स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाए, रिज्यूमे कैसे डेवलप किया जाए और जॉब हंटिंग में इसकी कैसे मदद ली जाए, तो ये कोर्स आपके लिए एक जेन्युइन गोल्ड माइन है। चाहे आप टेक फील्ड में हो या नॉन टेक फील्ड में हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर हो या फाउंडर हो, ये कोर्स आपकी सोच और काम दोनों को अपग्रेड करेगा। सिर्फ 180 मिनट्स देने हैं आपको अपनी लाइफ के, और ये टाइम आपकी लाइफ को जेन्युइनली नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। जो लोग आज के टाइम में एआई के साथ अपने आप को अपडेट कर रहे हैं वो ऑलरेडी टॉप 5% में आ चुके हैं। जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए मार्केट काफी रूथलेस बन चुका है इस समय पे। मैं खुद ये कोर्स पर्सनली कंप्लीट कर चुका हूं और अपनी पूरी टीम को भी ये मैंने कोर्स करवाया है, तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। अगर आप अगले लेवल पर जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद उस लिंक पर क्लिक करें एंड चेक आउट द कोर्स। और अब वापस चलते हैं वीडियो पर एंड लेट्स टॉक अबाउट नंबर्स, क्योंकि देखिए ये जो करंट कैंपेन है नक्सलों के खिलाफ, ये कितना सक्सेसफुल रहा है और क्यों ये हर एक इंडियन को पता होना चाहिए और हर एक इंडियन को सेलिब्रेट करना चाहिए। उसके लिए हमें कुछ नंबर्स देखने चाहिए। 2025 में इस कैंपेन ने और भी तेजी पकड़ ली है। 2025 के सिर्फ पिछले 5 महीनों में सिक्योरिटी फोर्सेज ने लगभग 300 नक्सलाइट्स को न्यूट्रलाइज किया है, और ये 2009 के बाद की सबसे तेज पेस है नक्सलियों की न्यूट्रलाइजेशन की। लोकल विलेजर्स जो पहले डर के मारे कुछ नहीं बोलते थे, अब ओपनली सीआरपीएफ को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि अब उनके दिलों से नक्सलियों का डर खत्म हो रहा है। नक्सल वायलेंस के जो इंसिडेंट्स थे वो 2010 में पीक पे थे, यानी 1936 इंसिडेंट्स, और 2024 में ये नंबर गिर के सिर्फ 374 हो गया, यानी 81% की गिरावट आई है। और अगर कैजुअलिटीज की बात करें, सिविलियन और सिक्योरिटी फोर्सेस दोनों को मिला के, तो 2010 में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, लेकिन 2024 में ये नंबर गिर के सिर्फ 150 हो गया है, विच इज एन 85% ड्रॉप। 2025 में नक्सलियों की पूरी मूवमेंट की हालत खराब हो रखी है, उनकी टेरिटरी, उनका नेटवर्क, सब कुछ वीक पड़ गया है। और सबसे सॉलिड इंडिकेटर होता है इसका कि कितने नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। 2024 में 881 नक्सलाइट्स ने सरेंडर किया था। 2025 के सिर्फ पहले 3 महीनों में 521 नक्सलाइट सरेंडर कर चुके हैं। ये क्लियरली दिखाता है कि नक्सलियों का मोराल भी पूरी तरह से खत्म हो चुका है, और सरकार के जो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स हैं उन पर भी भरोसा बढ़ रहा है लोगों का। ये बहुत बड़ी सक्सेस है, इतनी बड़ी सक्सेस है जिसका कंपैरिजन सिर्फ पाकिस्तान से किया जा सकता है, जिनके पास 1 रुपया नहीं है लोन चुकाने का, लेकिन सालों को हर बार IMF से लोन मिल जाता है। और ये जीत इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग भूल जाते हैं शायद कि एक समय पर भारत की हालत कितनी खराब थी, कितनी बुरी तरह से फैला हुआ था नक्सल मूवमेंट। भारत में नक्सल मूवमेंट की शुरुआत होती है 1967 के एक पेजेंट रिवोल्ट से नक्सलबाड़ी में, और ये 1967 में एक पेजेंट अपराइजिंग के रूप में जो शुरू हुआ था, धीरे धीरे ये इतना बढ़ गया कि ये पूरे देश के लिए एक सीरियस नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन गया। जिस समय पर नक्सल मूवमेंट पीक पर था, उस समय पर नक्सल मूवमेंट हमारे देश के 180 डिस्ट्रिक्ट्स में एक्टिव था, मतलब देश के 1/3 डिस्ट्रिक्ट्स में नक्सल मूवमेंट की पकड़ थी। इस इंसर्जेंसी का पीक आता है लेट 2000s में, जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने इसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया एज इंडियाज बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। और नक्सल वायलेंस बहुत ब्रूटल तरीके से किया जाता था। मल्टीपल अटैक्स में नक्सलियों ने दिखाया कि उनकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों काफी हाईली सोफिस्टिकेटेड थी, और सीआरपीएफ को वो काफी आसानी से चकमा दे सकते थे। सबसे भयानक अटैक ऑब्वियसली हुआ था 2010 में दांतेवाड़ा में, जिसके बारे में हमने बात की ही है। और प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं थी कि हमारे देश के 1/3 डिस्ट्रिक्ट्स में नक्सलियों ने कब्जा किया हुआ था, प्रॉब्लम ये भी थी कि एक तरफ तो भाई 1/3 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे नक्सलियों ने कब्जा किया हुआ है, दूसरी तरफ जो अर्बन नक्सल्स हैं ये इनको इंटेलेक्चुअल सपोर्ट दे रहे थे पूरे भारत में। जो दांतेवाड़ा में अटैक हुआ था, जहां पर 76 सीआरपीएफ के जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे, उसके कुछ ही दिनों के बाद जेएनयू में कुछ स्टूडेंट्स जैसे डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन और आईसा यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने इवेंट्स किए थे, जिसमें उन्होंने नक्सल्स के लिए सिंपैथी जताई थी। अलेजिडली कुछ लोगों ने सीआरपीएफ सोल्जर्स की किलिंग्स को सेलिब्रेट किया था। वेस्ट बंगाल की जादवपुर यूनिवर्सिटी को एक मेजर माओइस्ट रिक्रूटमेंट जोन माना
चला जाता था। सीपीआईएम के लीडर कंचन ने खुद पुलिस कस्टडी में ये एक्सेप्ट भी किया था। ड्यू के प्रोफेसर जीएन साई बाबा को माओइस्ट लिंक्स के लिए अरेस्ट किया गया था। 2016 में विलेजर्स ने ड्यू की नंदनी सुंदर पे इल्जाम लगाया था कि उन्होंने लोगों को नक्सल्स को सपोर्ट करने के लिए उकसाया। पुणे बेस्ड ग्रुप कबीर कला मंच ने सॉन्ग्स और पोएट्री के थ्रू माओइस्ट प्रोपेगेंडा भी फैलाया प्रो नक्सल्स के लिए। बाद में इसी ग्रुप के मेंबर्स यूएपीए के अंडर अरेस्ट भी हुए। और लोग जानते ही हैं, अरुंधति राय जैसे लोगों को जो ओपनली नक्सलों को सपोर्ट करती थी, उनको गांधीयंस विद गन्स बोला करती थी, जो यूपीए गवर्नमेंट के समय पे बहुत फेमस थी, बड़े बड़े सेपरेटिस्टों के साथ घूमती रहती थी, हर जगह उनके स्पीचेस होते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुआ करते थे उस समय पर। और अरुंधति रॉय के साथ साथ और भी ऐसे लोग थे जो उस समय की गवर्नमेंट के नेशनल एडवाइजरी काउंसिल या प्लानिंग कमीशन में इन्वॉल्व थे। एक ओपन नक्सल सिंपैथाइजर को यूपीए गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन में शामिल किया हुआ था। एक बड़े नक्सल लीडर की बीवी उस समय के एनएसी मेंबर हर्ष मांदर का एक एनजीओ चलाती थी। तो आप बताइए कि एक समय पर जब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस नक्सलों के खिलाफ इतना भीषण जंग लड़ रही हैं, वो जब देखते हैं कि भाई हमारी जो गवर्नमेंट है उसी में प्रो नक्सल्स काम कर रहे हैं, तो उनके मोराल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा आप सोचिए। जब वो देखते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो अरुंधति रॉय के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, फोटो खिंचवा रही है, तो उनके मोराल पे क्या इफेक्ट पड़ता होगा सोचिए। जब दांतेवाड़ा मैसेकर हुआ था तो यूपीए गवर्नमेंट कई महीनों तक पार्लियामेंट में डिबेट ही करती रह गई कि नक्सल्स के खिलाफ एक्शन क्या लिया जाए। सलवा जुदुम, जो कि एक ट्राइबल काउंटर नक्सलाइट ग्रुप था जिसको छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट से सपोर्ट और ट्रेनिंग भी मिल रही थी, उनको 2011 में यूपीए गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। आयरॉनिकली उसका लीडर महेंद्र कर्मा एक नक्सलाइट अटैक में 2013 में मार दिया गया। तो बेसिकली जो यूपीए की पॉलिसी थी टुवर्ड्स नक्सलिज्म, इट वाज मोर कंफ्यूज्ड देन राहुल गांधी व्हेन राहुल गांधी इज ट्राइंग टू से विश्वेश्वरैया। विश्वरैया। लेकिन थैंकफुली 2014 में जब गवर्नमेंट बदली तो नई गवर्नमेंट ने इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को सीरियसली लेना शुरू किया। मोदी गवर्नमेंट का प्लान हमेशा से था भारत के लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी थ्रेट्स को सीरियसली कर्ब करना, सिक्योरिटी फोर्सेस को एम्पावर करना और इंटेलिजेंस लीक्स को प्लग करना। और एक प्लान गढ़ा गया 2015 में जिसका बेसिकली प्लान था कि नक्सलिज्म को परमानेंटली खत्म करने के लिए सिक्योरिटी और डेवलपमेंट दोनों साथ साथ करने जरूरी है। 2019 से हर बार जब सिक्योरिटी फोर्सेस किसी एरिया को नक्सल फ्री बनाती थी, वहां पर एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस यानी एफओबी सेटअप किया जाता था, जहां पर फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट और एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रेजेंस बनाया जाता था ताकि नक्सल इंसर्जेंसी उस एरिया में कभी भी दोबारा ना पनप सके। और अमित शाह ने नक्सल प्रॉब्लम के खिलाफ एक सॉलिड 4-pronged स्ट्रेटजी बनाई जिसमें 4 मेजर पिलर्स थे: सिक्योरिटी ऑपरेशंस, डेवलपमेंट वर्क, लोकल कम्युनिटीज के राइट्स और एंटाइटलमेंट्स का ध्यान और इंटेलिजेंस ड्रिवन कोऑर्डिनेशन। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की अगर बात करें तो इसमें कुछ एलीट फोर्सेस इन्वॉल्व थे, जैसे कि कोबरा, जंगल वॉरफेयर के स्पेशलिस्ट। 2009 में सीआरपीएफ के अंदर बनाया गया था कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन यानी कोबरा। ये आज एंटी नक्सल ऑपरेशन का स्पीयरहेड बन चुका है। ये जंगल वॉरफेयर का एक्सपर्ट है और अमित शाह खुद कहते हैं कि सबसे खतरनाक नक्सलाइट भी कांपने लगते हैं जब कोबरा कमांडोज की आहट सुनाई देती है जंगल में। फिर आता है डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, जिन्होंने अपने लोकल इंटेलिजेंस एज की वजह से काफी इंपैक्ट दिखाया है काउंटर नक्सलाइट ऑपरेशंस में। इस फोर्स का खास पॉइंट यह है कि इसमें काफी सारे जो जवान हैं वो सरेंडर्ड नक्सल्स हैं, जिन्होंने पहले कोवर्ट इन्फॉर्मेंट्स के रूप में ट्रेनिंग ली है और जब उन्होंने अपनी लॉयल्टी प्रूफ की कई सालों तक, तब उनको डीआरजी में रिक्रूट किया गया है। फिर आते हैं ग्रे हाउंड्स। ये बेसिकली साउथ इंडिया का सक्सेस मॉडल है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के ग्रे हाउंड स्पेशल फोर्सेस को जंगल वॉरफेयर और एंटी माओइस्ट ऑप्स के फील्ड में बेस्ट माना जाता है। ये यूनिट जो है ये दूसरे स्टेट्स के लिए एक मॉडल बन चुकी है। कई पैरामिलिट्री ऑफिसर्स ने इन्हें ऑफिशियली डिस्क्राइब किया है एज इंडियाज बेस्ट एंटी इंसर्जेंसी फोर्सेस। और मोदी गवर्नमेंट ने कटिंग एज सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी का भी यूज किया है इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हर फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस पर नेत्र 3 और भारत ड्रोन सर्वेलेंस के लिए यूज किए हैं, जो ह्यूमन और एनिमल मूवमेंट्स में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सीआरपीएफ ने नक्सल अफेक्टेड एरियाज में 400 से ज्यादा फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस सेटअप किए हैं। इसका सीधा रिजल्ट ये हुआ है कि इन रीजन्स में वायलेंस 70% से ज्यादा कम हुआ है। और सिर्फ बस्तर की ही बात करें तो वहां लगभग 320 सिक्योरिटी कैंप्स बनाए गए हैं, जो वहां के 30 लाख लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं नक्सलियों से। लेकिन एक इक्वली इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पर इसके पहले बहुत सारी गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही थी, वो है नक्सल अफेक्टेड एरियाज में डेवलपमेंट करना। नक्सल अफेक्टेड एरियाज अक्सर अंडर डेवलप्ड होते हैं। रेड कॉरिडोर के रीजन्स में हालत बहुत ही खराब थी, एक्सट्रीम पॉवर्टी, जीरो इंफ्रास्ट्रक्चर और टोटल निग्लेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से। ऐसे में दांतेवाड़ा जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में लिटरेसी रेट 30% तक गिर गया था। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, हेल्थ सेंटर्स तो दूर की बात है। और इसी डिप्रिवेशन का फायदा उठा के नक्सलाइट्स यहाँ से लोगों को रिक्रूट किया करते थे। मोदी गवर्नमेंट ने इस गैप को भी भरने का प्लान बनाया विद देयर गन्स एंड गुलाब अप्रोच। गन्स एंड गुलाब पॉलिसी के तहत रिकॉर्ड स्पीड से डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट किए गए और ट्राइबल्स और फार्मर्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचाया गया। अल्टीमेटली गवर्नमेंट को भी पता है कि नक्सलियों को और खासकर अर्बन नक्सल्स को
सबसे ज्यादा दर्द होता है गोली से नहीं बल्कि रोड्स और हॉस्पिटल से। जहां रोड बनने लगती है वहां पर सरकार जीत जाती है और नक्सल हार जाते हैं। 2025 में छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा कॉरिडोर में नेशनल हाईवेज का एक्सटेंशन किया गया है। रिकॉर्ड स्पीड से मोबाइल टावर्स खड़े किए गए हैं और स्कूल हॉस्पिटल कनेक्टिविटी का भी काम फास्ट ट्रैक पे किया गया है। अब जो एरियाज कभी नक्सल के कंट्रोल में थे वहां पर अब सीआरपीएफ का वेलकम बोर्ड लगा हुआ है, स्माइल यू आर अंडर सर्वेलेंस। एक बड़ा इनिशिएटिव है NH 130D मड़ से मुंबई तक का हाईवे, जो 973 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है। बीजापुर में चिंतावगु नदी पर एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट करके इन्होंने विलेजर्स के लिए हॉस्पिटल जाना और दूसरे गांव से लेबर हायर करना काफी आसान कर दिया। छत्तीसगढ़ में WLE अफेक्टेड एरियाज में रोड कनेक्टिविटी बेहतर की गई है। 14,000 से ज्यादा आयुष्मान कार्ड इशू किए गए हैं। 130 आंगनवाड़ी और 41 राशन शॉप्स खोले गए हैं। उसी स्पीड से यह किया जा रहा है जिस स्पीड से नक्सलों को ठाई ठाई किया जा रहा है। अब तक 9,500 रोड्स और 479 ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट किए जा चुके हैं। इनके अलावा बैंक ब्रांचेस, पोस्ट ऑफिसेस और ATM भी अब नक्सल फ्री एरियाज में जल्दी खड़े किए जा रहे हैं, ताकि नक्सलों का मिलिट्री प्रेजेंस ही नहीं बल्कि उनकी आइडियोलॉजी भी पूरी तरह से इन एरिया से खत्म हो जाए। एक समय पे बस्तर, दांतेवाड़ा और गढ़चिरौली जैसे नक्सलाइट गढ़ों में इलेक्शन नहीं हो पाते थे। यहाँ का वोटर टर्नआउट पूरे इंडिया में सबसे कम हुआ करता था, क्योंकि लोग डर के मारे घर से निकलते नहीं थे कि भाई हमने वोट कर दिया तो नक्सल आके मार देंगे। अब हालत देखिए कि 2024 के जनरल इलेक्शन में गढ़चिरौली में 75% वोटर टर्नआउट हुआ है, और वो भी जब नक्सल प्रेशर बना रहे थे लोगों पे कि नहीं बॉयकॉट कीजिए। बस्तर जैसे एरिया में 2019 में 66% और 2024 में नियरली 70% वोटर टर्नआउट देखा गया है। ओडिशा के कोरापुट और मलकानगिरी एरियाज में भी वोटर टर्नआउट में काफी सिग्निफिकेंट उछाल आया है 2024 इलेक्शंस में, व्हिच जस्ट गोज टू शो यू कि कितनी सक्सेसफुल रही है इंडियन गवर्नमेंट ना सिर्फ नक्सलों का आतंक खत्म करने में बट उनकी आइडियोलॉजी को भी मिटाने में। गढ़चिरौली से फर्स्ट टाइम MP हैं 39 ईयर ओल्ड मिलिंद रामजी नरोते, जो कि ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं और उन्होंने बीजेपी की टिकट पर जीत हासिल की है। मलकानगिरी से बीजेपी के नरसिंहा मतकमी हो या बस्तर में महेश कश्यप की जीत हो, बीजेपी और उनकी हिंदुत्व आइडियोलॉजी इज ऑल्सो मेकिंग रोड्स इवन इन नक्सल डोमिनेटेड एरियाज। और नक्सल जब अपनी पीक पर थे तो जिस एरिया को वो कंट्रोल करते थे उसे रेड कॉरिडोर कहा जाता था, और आप देखिए कि रेड कॉरिडोर अपनी पीक से सिकुड़ कर कहां आ गया है आज, खासकर पिछले 6 सालों में। मार्च 2025 आते आते जो रेड कॉरिडोर कभी देश का एक बड़े हिस्से को कवर किया करता था, अब वो सिर्फ 18 डिस्ट्रिक्ट्स तक सिमट कर रह गया है, वो भी मोस्टली सेंट्रल और ईस्ट इंडिया में। 2014 में जहां 90% लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस 35 डिस्ट्रिक्ट्स में था, वो 2025 में गिर के सिर्फ 6 डिस्ट्रिक्ट्स तक सीमित रह गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के कैजुअलिटी नंबर्स भी आप देखिए, 2014 में 287 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे माओइस्ट वायलेंस में। 2024 में यह नंबर गिर के सिर्फ 19 पर आ गया है। और बीजेपी गवर्नमेंट इतनी सक्सेसफुल रही है इन एलिमिनेटिंग माओइस्ट एक्सट्रीमिज्म कि एंटी बीजेपी मीडिया को भी कंसीड करना पड़ रहा है कितनी सक्सेसफुल वो रहे हैं। Basava Raju, the leader of the banned Communist Party of India Maoist, was among 27 suspected Maoists killed in a gunfight with security forces in Chhattisgarh. Home Minister Amit Shah described him as the backbone of the Naxal movement, said his killing is a landmark achievement in the battle to eliminate Naxalism. The Union government also says Operation Black Forest has concluded, during which 54 suspected Maoists have been arrested. There is this map, which I don't know how credible it is, which shows that under Amit Shah, the quote-unquote red corridor has shrunk from a significant chunk to maybe 1/10. Amit Shah, we don't agree or like with his strategy, but it is hugely successful. The government of India's target of wiping out Maoist guerrillas by March next year is well on track. In a huge win for the Indian security forces, 27 Maoists were killed in a dense forest area in Chhattisgarh. More than this number, it's the killing of one of the cadre's most wanted men that adds a new fillip to the fight. All of India is focused on the external threat, on Pakistan and its terrorism. But India faces internal threats too, none bigger than that of Naxalism. Today, our security forces notched a major victory against them. They were carrying out an operation in the state of Chhattisgarh, specifically in the Narayanpur district. Around morning, an encounter broke out. By the end of it, 27 Naxalites were neutralized by the Indian forces, and among them was this man, Nambala Keshav Rao, also known as Basava Raju. In yet another major success in the ongoing battle against Naxalism, a key priority for the current government, 27 Maoists, including a top leader, Nambala Keshav Rao, popularly known as Basava Raju, were killed in a major operation conducted on Wednesday in Chhattisgarh, perilous
Abujmar region. तो अमित शाह की जो स्ट्रेटजी रही है बहुत सक्सेसफुल स्ट्रेटजी, उसने दिखाया है कि पिछली गवर्नमेंट्स की क्या प्रॉब्लम्स रही थी इस प्रॉब्लम को सीरियसली टैकल करने में। पिछली गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजीज थी वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थी। सीरियस एक्शन लेना था तब एक्शन लिया नहीं, और जब आपने फोर्स को यूज किया तो उसके बाद आपने डेवलपमेंट का काम वहां पर छोड़ दिया। तो रिजल्ट ये रहा है कि एंटी नक्सल पॉलिसी में हमेशा गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंसी रही है, जिस वजह से ना सिर्फ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज में डिमोरलाइजेशन हुआ है, बल्कि जो पब्लिक है जो अफेक्टेड है नक्सलों से, उनमें भी फेथ नहीं रहा कि गवर्नमेंट में, कि हम क्यों मदद करें गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट की पॉलिसी ही खुद इतनी इनकंसिस्टेंट है, आज हेल्प करते हैं कल साले गायब हो जाएंगे। लेकिन अमित शाह ने ये पूरा पैटर्न ही तोड़ दिया है। उन्होंने बोला है कि देखिए हम फोर्सेस को फ्री हैंड देंगे, फुल पावर के साथ इन नक्सलियों को साफ कीजिए आप, और उसके साथ साथ पैरेलल में ही हम एक स्ट्रॉन्ग पुश करेंगे डेवलपमेंट का। इसीलिए इस बार ना सिर्फ नक्सलियों को जंगल से निकाला जा रहा है बल्कि उनकी आइडियोलॉजी को भी जंगल से निकाला जा रहा है। और ये शो ऑफ फोर्स बहुत जरूरी था, जैसा कि हमारे एयरफोर्स के ऑफिसर ने कहा था ऑपरेशन सिंदूर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि विनय न माना जल्दी जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिनु होए न प्रीति। कि भाई श्री राम जब वरुण देव से प्रार्थना कर रहे थे 3 दिन तक कि भाई रावण हमारी पत्नी को उठाकर ले गया है, हमें जाने दीजिए लंका ताकि हम अपनी पत्नी को लेकर वापस आए। 3 दिन तक वरुण देव ने उनकी बात नहीं सुनी। 3 दिन के बाद श्री राम को आया गुस्सा, उन्होंने तीर निकाला, धनुष पे लगाया, और तुरंत वरुण देव निकल के उनके सामने आ गए कि महाराज जो करना है कीजिए प्लीज। सिमिलर चीज रामधारी सिंह दिनकर ने भी कही थी, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। भैया लोग उसी सांप से डरते हैं जिस सांप के पास दांत हो और जिस सांप के दांतों में विष हो, वेनम हो। जिसके पास नो दांत हो ना वेनम हो, उससे क्या डरेगा कोई भाई। उसने अगर बोल दिया कि जाओ मैंने तुमको छोड़ दिया, वाह हमको घंटा फर्क पड़ता है भाई तुम छोड़ो या मत छोड़ो। तो देखिए चाहे पाकिस्तान जैसे आतंकी हो या नक्सली जैसे आतंकी हो, इन सबको सिर्फ एक चीज समझ में आती है और वो है पावर। जिस दिन इंडियन स्टेट ने इनको अपनी ताकत दिखा दी, देखिए इनकी क्या हालत हो रखी है सालों की। और ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है कि इस शो ऑफ पावर के साथ साथ जहां जहां से नक्सलियों को हटाया जा रहा है वहां वहां पर डेवलपमेंट फास्ट ट्रैक की जा रही है। और नक्सली देखिए इसीलिए स्कूल्स को अटैक करते हैं, कॉलेजेस को अटैक करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि डेवलपमेंट मींस द डेथ ऑफ देयर आइडियोलॉजी। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको पता था कि इतनी सक्सेसफुल रही है पिछले 4-5 सालों में इंडियन गवर्नमेंट अगेंस्ट नक्सल मेनेस, और नक्सली आइडियोलॉजी को पूरी तरह से, चाहे अर्बन नक्सल्स हो या जंगलों में छुपे हुए नक्सल्स हो, उनकी आइडियोलॉजी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले सकती है, नीचे कमेंट सेक्शन में भी मुझे जरूर बताएं। बाकी गाइस आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे, और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अगर आप पूरी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, हमने एक पूरी लंबी चौड़ी वीडियोस की लिस्ट बना रखी है जिसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ पर कहीं क्लिक करके देख सकते हैं। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम।